कोविड के जो लक्षण होते हैं वो उनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। शुरुआत करें तो बिना सिम्टम्स के, मतलब कोई लक्षण नहीं है और चलते फिरते लोग जिनको कोविड टेस्ट करें तो पॉजिटिव आ जाता है। और दूसरा एक एक्सट्रीम होता है कि उसकी इतनी सांस फूल गई कि वो आईसीयू में पहुंच गए। इन दोनों के बीच की बात करें तो कॉमन जो लक्षण होते हैं वो होते हैं कि हल्का फुल्का बुखार आ जाना, गले में खराश होना, बदन में सख्त दर्द होना, सिर दर्द होना। और लक्षणों की बात करें तो सेंस ऑफ स्मेल, मतलब वो सूंघने की शक्ति और जो मुंह का जो स्वाद होता है वो कभी कभी खत्म हो जाता है। ओकेजनली पेट में दर्द और लूज मोशन जिसको कहते हैं कि पतली टट्टियों का लगना, ये भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सर्दी लगती है। सर्दी लगती है और थर्मामीटर में देखें तो टेम्परेचर 99 98 होता है। फिर डॉक्टर को कहते हैं हमें बुखार लगता है, लेकिन डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, हमारी किताब में लिखा है कि 99 बुखार नहीं होता, हमारे हिसाब से तो 99.6 बुखार होता है। जी लेकिन उनको तकलीफ होती है। और उसके आगे अगर चलें तो फिर ये छाती में तनाव और उसके बाद सांस में तकलीफ। सांस जी। में तकलीफ होना एक बहुत खतरनाक लक्षण है इसका। ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि ये जो मैं कैटेगरीज बताने वाला हूँ इसमें ऐसा नहीं है कि उनमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है, लेकिन उसकी सिवियरिटी ज्यादा होती है और उसमें मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम एज, उम्र 60 साल से बड़े होना, सीओपीडी की मैं बात कर चुका हूँ। जिन जी लोगों को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, स्पेशली जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिन लोगों को स्टेंट लगे हुए हैं या हार्ट की तकलीफ है या किसी तरह की भी। उसके अलावा जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जो डायलिसिस पे है या किडनी की फंक्शनिंग कम है या जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, लिवर डिजीज जिनको है उनको भी ज्यादा रिस्क है। इसके अलावा जो लोग भी, स्मोकर्स के अलावा जो लोग भी किसी वजह से भी किसी तरह का कैंसर का इलाज करा चुके हैं या करा रहे हैं या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं या कीमोथेरेपी ले रहे हैं, ये सब लोग जो हैं इसमें सिवियरिटी कोविड की बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा ये है कि डेथ रेट बहुत ज्यादा जी है। और क्योंकि हमारे पास अभी कोई वैक्सीन नहीं है, जी। इलाज है लेकिन वैक्सीन नहीं है, तो इनके लिए बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए उनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए एक्सपोजर से। डॉक्टर साहब, लोग मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं और ये परेशानी भी है कि भैया, अब एक शब्द घूम रहा है, असिम्टोमेटिक। अब कैसे लगे कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, बट क्या मुझे कोविड है कि नहीं, ये मुझे कैसे पता लगेगा? नहीं, ये आपको पता नहीं लग सकता, क्योंकि पहले अगर मैं 4 महीने पहले की बात करूं तो सिर्फ उनका टेस्ट किया जाता था जिनको के कांटेक्ट होता था, मतलब कोई विदेश से आया है या किसी को कोविड हुआ है या कोई कंटेनमेंट जोन से आया है, तो उसको सस्पेक्ट माना जाता था कि हो सकता है कि उसको कोविड हो। तो अगर वो चाहे और अगर उसका कोई प्रोफेशन ऐसा है कि वो एयरलाइन में है या कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जहां पर के एसिम्टोमेटिक वो है, ये जानना बहुत जरूरी है, तो उसका टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट दो तरह से होता है। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जो कि आजकल बहुत चल रहा है और मोबाइल वैन्स भी सरकार ने चला रखी है टेस्ट करने के लिए। लेकिन जो बेटर टेस्ट होता है वो होता है आरटीपीसीआर, वो आप हम सब लोग जानते हैं। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कम होती है। मतलब ये है कि अगर जी 100 लोगों को बीमारी है तो वो 50 को ही पकड़ पाएंगे। उसका नुकसान ये होता है कि जो 50 को नहीं पकड़ा और उनको हल्का फुल्का बुखार भी हुआ तो वो तो कहते हैं जिम झंडा लेके चलते हैं कि मैं तो कोविड नेगेटिव हो गया, और हम्म। फिर घूमते रहते हैं तो फिर वो फैलाते रहते हैं। तो ये, हाँ, ये आज आज का विषय है तो इसलिए जी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये इसको यूनिफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब कि भाई लंग डिजीज है और कोविड है तो एक ही उसमें तराजू में नहीं डाल सकते। जहाँ तक सीओपीडी का प्रश्न है, ये जो जो डेटा है जो सारी दुनिया से आए हैं, अगर किसी को सीओपीडी है और उसको अगर कोविड हो गया
तो उसके एडवर्स आउटकम के मतलब कि इसके कि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, आईसीयू की रिक्वायरमेंट होगी, और इवन डेथ रेट भी उसका ज्यादा होता है। दूसरा ये है कि जो स्मोकर है, स्मोकिंग इज ऑल्सो लंग डिजीज, चाहे आप उसको पता कर पाओ या डायग्नोज कर पाओ ना पाओ अपनी मशीनों से, ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न सवाल है, जिसने सिग्निफिकेंट स्मोकिंग करी है उसका लंग अफेक्ट, उसका लंग काट के देखोगे तो उसमें इफेक्ट होगा ही। तो ये इससे एग्जाम्पलीफाई हुआ है कोविड में कि जो स्मोकर्स है, एक्टिव स्मोकर्स है, उसमें भी सिवियरिटी और मौत की दर यानी मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। अब इसके आगे चले एस्थमा पे, ये बड़ा भ्रम है। एस्थमा के मरीज जो है ना, अब 5 से 10% लोगों को एस्थमा होती है, उसमें से कुछ प्रतिशत लोग लगातार इनहेलर्स पे रहते हैं, और मेजॉरिटी जो एस्थमा के इनहेलर होते हैं उसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। तो फिर ये जैसे ही कोविड आया और ये कहा कि जो स्टेरॉइड जो है ना इम्यूनिटी को कम करते हैं, तो मुझे लगातार मैसेजेस और फोन आने लग गए कि हम स्टेरॉइड इनहेलर ले रहे हैं तो हमारे को कोविड के चांसेस ज्यादा तो नहीं है, या नेजल स्प्रे ले रहे हैं उसमें भी स्टेरॉइड्स होते हैं। तो आपके माध्यम से, लंग केयर फाउंडेशन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो एस्थमा के मरीज, जो लोग इनहेलर ले रहे हैं उनको, और उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, उनको जरा सी भी ज्यादा रिस्क नहीं है कोविड होने की। अलबत्ता अगर उनको कोविड होता है तो जो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स है वो थोड़ा बेनिफिट ही करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अस्थमा के मरीजों के इलाज में कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है इस कोविड के दौरान, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जी। लेकिन जो लोग सिस्टमिक स्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन, बेटलिनोन, वाइसोलोन जैसी गोलियां लेते हैं, वो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन होता है, हम्म। उनकी इम्यूनिटी कुछ कम हो जाती है। और आपकी इजाजत से मैं कुछ एक दो बीमारियों का और भी नहीं नहीं, बताना बिल्कुल बिल्कुल सर, आप आज तो हम चाहूँगा। आपको सुनना चाहते हैं तो और अब उन ये है कि सावधानियों को अब बरतना चाहते हैं जो आप अलर्ट आपने करेंगे बहुत हमें। सबको बड़ा डराया धमकाया ट्यूबरकुलोसिस को लेके कि भाई जी। ट्यूबरकुलोसिस से इंडिया में भी 3 से 4 लाख डेथ हर हर साल हो रही है, और 1/3 पॉपुलेशन वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, हम्म। वो ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड है। जी। तो जब ट्यूबरकुलोसिस, दो चीजें होती हैं, एक तो होती है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी है, हम्म। और एक होती है जिसको टीबी कभी हो चुकी है। जी। और टीबी एक लंग की होती है, और जो लंग के बाहर की होती है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जी। तो एक बहुत बड़ा तबका है जिनको टीबी हो चुकी है किसी समय, तो अगर तो उनके लंग में रेजिडुअल फाइब्रोसिस है, मतलब लंग में एक परमानेंट डैमेज है, जी। उस उनको अगर कोविड हो जाता है तो उनको, उनकी रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। इसका मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये मैं अपनी थिंकिंग के बेसिस पे बता रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी या लिम्फ नोड की टीबी हो चुकी है कभी, जो सबसे कॉमन होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी में, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि उसको कोविड बहुत ज्यादा हो जाएगा। या किसी की लंग की टीबी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसके लंग बिल्कुल साफ हो चुके हैं, तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा नहीं है, ये समझना है। हाँ, जिसको एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, इसका मतलब कि लंग में इन्फ्लामेशन है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर उसको कोविड होता है तो उसका, उसकी सिवियरिटी बढ़ जाएगी। आगे चले, एक बीमारी होती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। जी। जी। अब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज क्या होती है, उनका पहले से ही ऑक्सीजनेशन कम होता है, श्योर। और दूसरा ये होता है कि उनको अक्सर ऑलमोस्ट 99 और 100% केसेस में स्टीरॉइड्स या ऐसी तरह की दवाइयां दी जाती हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर उनको कोविड हुआ, खुदा न खास्ता, तो उनको, उनका आउटकम बहुत खराब होता है। इसलिए जरूरी है कि जिनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है वो इस दौरान बहुत सतर्क रहें। अगर उनको जरा सी भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो बिल्कुल भी रुके नहीं, उनका बिल्कुल इमीडिएटली इलाज करना चाहिए। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के लोगों को स्पेशली इस दौरान प्रिवेंटिव एक्शन और जल्दी डायग्नोसिस की जरूरत है। फाइनली, न्यूमोनिया, जो हम आज क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कोविड भी निमोनिया ही करता जी। है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि जब कोविड के मरीजों का, पहले हम सीटी स्कैन नहीं करते थे, अब जब सीटी स्कैन करना शुरू किया तो पता चला कि एज मच एज 96% लोगों में हल्का फुल्का निमोनिया मिल रहा था। अब निमोनिया क्या होता है कि
इन्फ्लामेशन होता है लंग का। हम्म। तो जैसे आपने बताया कि निमोनिया से भी लाखों लोग मर जाते हैं, और अमेरिका की बात करें तो इट इज द 6th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। जी। तो निमोनिया बैक्टीरिया से भी होता है, टीबी से भी होता है, वायरस से भी होता है, कुछ पैरासाइट्स होते हैं उससे भी होता है, और उन वायरस में से कोरोना एक वायरस है। तो इन दिनों क्या हो रहा है कि निमोनिया जब मरीज आता है तो डॉक्टरों की टेंडेंसी होती है कि भाई निमोनिया है तो कोविड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोविड है इस समय, लेकिन बाकी निमोनिया भी है। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ अपने डॉक्टर फ्रेंड्स को और सबको कि आज की डेट में हर निमोनिया को कोविड नहीं होता, हालांकि कोविड सबसे कॉमन है। तो जरूरी है कि जो भी मरीज खांसी, बुखार, छाती में दर्द और सांस की तकलीफ से आता है, कोविड जरूर टेस्ट करना चाहिए। अगर कोविड नेगेटिव आता है तो दूसरे कारण भी को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कभी कोई इंजरी होती है, चोट लगती है ना हम लोगों को, तो कई बार तो चोट हील हो जाती है, कोई निशान नहीं होता, हल्की फुल्की चोट होती है। लेकिन जब तेज चोट लगती है, कटती है, जी। और उसका अगर प्रॉपरली इलाज नहीं किया जाए टाइमली, तो उसका एक निशान बन जाता है जिसको हम स्कार कहते हैं। जी। और आपने देखा होगा कि वो स्कार तो फिर ता जिंदगी जी रहता है। बिल्कुल। बिल्कुल। इसी तरह से जो निमोनिया है वो लंग पेरेन्काइमा की, मतलब फेफड़े की एक इंजरी है। जी। वो इंजरी जब हील होती है तो कई बार तो वो बिना स्कार के हील होती है, तो उसमें कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, उसमें लंग फंक्शन नॉर्मल होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है, जो अब तक जो डेटा आ रहे हैं, करीब 5% केसेस में, मोटा मोटा 5% केसेस में उसमें स्कारिंग रह जाती है, जिसको हम टेक्निकली लंग फाइब्रोसिस कहते हैं। तो लंग फाइब्रोसिस का मतलब क्या है कि वो जो फाइब्रोस एरिया है वो नॉन फंक्शनल होता है, वो जो लंग का काम नहीं करता, वहाँ ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आना जाना वहाँ उस एरिया में नहीं हो सकता। जब ये लंग फाइब्रोसिस की मात्रा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। उस सूरत में जो कुछ पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल से, आईसीयू से डिस्चार्ज के बाद भी अपना ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पाते, उनकी सांस हमेशा फूलती रहती है, और उनको कई बार बाईपैप की भी जरूरत पड़ती है। कुछ लोग महीनों तक वेंटिलेटर पे भी रहते हैं, यहाँ तक कि कुछ को लंग ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत पड़ती है, और दुनिया में कुछ लंग ट्रांसप्लांटेशन भी हो चुके हैं। तो ये मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन ये सच है। ये सच है कि अगर सिवियर निमोनिया है तो उसमें जितनी ज्यादा सिवियर निमोनिया होगी उतना ही होगा कि लंग फाइब्रोसिस के चांसेस। और दूसरा ये कि समय पे निदान और उपचार, मतलब समय पे उसका डायग्नोज हो निमोनिया का, और समय पर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिसमें कि आज हम ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है, एंटीवायरल ड्रग्स होती है, वो समय पर अगर दिया जाए तो कम से कम डैमेज हो। ये बहुत बड़ा रिसर्च का क्वेश्चन है, और मैं सोचता हूँ कि कई सालों तक या दशकों तक डॉक्टरों को इस चीज का इलाज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि इतने करोड़ जब पेशेंट्स होंगे तो लंग फाइब्रोसिस और लंग डैमेज के केसेस बहुत ज्यादा होंगे कम्युनिटी में। अच्छा सवाल पूछा आपने। जो निमोनिया, दो तरह के वैक्सीन होते हैं लंग इन्फेक्शन बचाने के लिए, एक तो निमोनिया के लिए और दूसरा होता है फ्लू के लिए। जी। जो निमोनिया होता है वो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिससे कि निमोनिया नाम पड़ा और जी। जिससे कि बैक्टीरिया का नाम पड़ा, ये सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से प्रोटेक्शन देता है, निमोनिया सारी तरह की निमोनिया से प्रोटेक्शन नहीं देता। और उसके डिफाइंड इंडिकेशन होते हैं, जैसे जो डायबिटीज होती है, स्मोकर्स होते हैं, सीओपीडी होता है, 60 साल से ज्यादा उम्र होती है, या जिनकी स्प्लीन निकली हुई होती है, या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिन वो हर 5 साल में दिया जाता है एक बार। तो अगर उन किसी को निमोनिया का इंजेक्शन पहले लग चुका है विद इन 5 ईयर्स, तो उसको इस वजह से निमोनिया का इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है कि वो इस समय कोविड टाइम पे उससे कोविड के अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि निमोनिया का इंजेक्शन जिस तरह से पहले लिया जाता था उस समय उसी तरह से लेना चाहिए।
जहाँ तक फ्लू का इंजेक्शन का ताल्लुक है, फ्लू का इंजेक्शन भी के भी इंडिकेशंस होते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी वो लेना चाहिए। अमेरिका में आप अस्पताल में काम नहीं कर सकते अगर आपने फ्लू शॉट नहीं लिया है। जी लेकिन फ्लू का ये होता है कि हर साल उसकी जो स्ट्रेन्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए वो हर साल लिया जाता है, और बेस्ट टाइम होता है मार्च अप्रैल या अगस्त सितंबर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई ये धारणा के साथ वैक्सीन ना ले कि उसको कोई कोविड से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। वैसे ही वैक्सीन अगर इंडिकेटेड है तो लेना चाहिए। ये राजीव, बहुत बहुत अच्छे सवाल आप पूछ रहे हैं। आज हम दिल्ली की सड़कों पे जाएं जी। जैसे, तो शाम को 6 बजे तो ट्रैफिक जैम्स हैं सर अभी? बिल्कुल। मैं एम्स से जब लौटा करता था जी। 2 साल पहले तक, हम्म। तो मुझे लगता है कि उतना ही ट्रैफिक हो गया। तो हम्म। तुम जो मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, उत्तर ये है कि एक तो आजकल जितने भी ऑफिसेज हैं सब एयर कंडीशन है, जी। और एयर कंडीशन में सेम एयर सर्कुलेट होती है। जो वही एयर हवा जो है ना, बाहर से हवा बहुत कम आती है, वो एयर सर्कुलेट होती है। और अब ये प्रमाण आ चुका है, एविडेंस आ चुका है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। जो वायरस है वो कम से कम 3 घंटे तो हवा में रहता ही है। तो इसलिए एक तो सलाह ये जो कि सबके कंट्रोल में नहीं होती है, कि अगर आप कर सके, अब गर्मी चली गई है, अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ आप खिड़कियां खोल सकते हैं और एग्जॉस्ट चला सकते हैं, तो वो एक आइडियल सिचुएशन, दैट इज वन। सेकेंडली, जब आप एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठे हैं और कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं, आपके साथ और भी 2-2 3-3 फुट की दूरी पे और लोग भी बैठे हुए होते हैं, तो टेंडेंसी होती है आदमी की, बहुत मुश्किल होता है मास्क को हमेशा लगाए रखना। जी। जब आप किसी से बात करते हैं, और ये बहुत कॉमन है कि फट से मास्क नीचे किया बिकॉज यू वांट टू एक्सप्रेस, दैट इज जी। नेचुरल। जी। मास्क नीचे किया, फिर बात करके आपकी मुस्कुराहट भी आदमी कोई देख सकता है, आपको क्यू भी मिलता है, आपका एक्सप्रेशन भी मिलता है। जी। फिर चाय का टाइम होता है तो आदमी सोचता है कि चलो यार चाय पी ली जाए। तो जी। अगर दोस्त के साथ अकेले बैठ के चाय पी तो क्या चाय पी। श्योर सर। लेकिन ये समय बहुत खराब है, समय बहुत खराब है। और अरविंद और मुझे व्यक्तिगत नॉलेज है कि 5 लोगों ने बैठ के खाना खाया, पांचों पॉजिटिव हो गए, क्योंकि एक पॉजिटिव था माइल्डली सिम्टोमेटिक। मीटिंग में 8 लोगों ने मीटिंग करी, एक एक कमरे में 8 पॉजिटिव हो गए। ये मेरी व्यक्तिगत नॉलेज है। जी। तो इस समय अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, तो कोशिश करके अपने खिड़की दरवाजे खोलें तो बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि मास्क हमेशा लगाए रखें, नाक के टिप से लेकर चिन के नीचे तक मास्क लगाए रखें। जी। दूसरी बात है कि आप खामखा किसी से ना मिलें। अच्छा लगता है लोगों से मिलना, वी आर सोशल एनिमल्स, वी डू मीट। जी। लेकिन आपको किसी से बात करनी है तो उससे कहो कि भाई फोन पे बात कर लो, ऐसी क्या बात है कि आप मिलना ही चाहते हम्म। हो। तो ये आपको खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा, ये कोई आप पर इम्पोज नहीं कर पाएगा। कोई कानून नहीं आएगा कि आप जो है ना किसी दोस्त के साथ चाय नहीं पी सकते। लेकिन सच बात ये कि आपको इस दौरान, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, जब तक ट्रांसमिशन रेट 0.5 या 1 से नीचे कम नहीं हो जाती, आप अगर बचना चाहते हैं तो आपको ये एहतियात करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल हॉस्पिटल हमें जाना पड़ता है, हम जाते हैं, सारे डॉक्टर जाते हैं, सारे हेल्थ केयर वर्कर जाते हैं। ऑफिस में जहाँ जाना जरूरी है वहाँ जरूरी है। लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो बचाव हो पाए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, सबको जाना पड़ता है, और सब लोग इतने सेवी नहीं होते हैं, कि मैं भी नहीं हूँ कि ऑनलाइन सारा मनी ट्रांजैक्शन, और बैंक में कभी तो जाना ही पड़ता है। जी। लेकिन आप अगर जा रहे हैं तो पहले आप ये, एक पैरानोइया होना चाहिए आपको, हम्म। मतलब एक डर, कि भय। हर चीज बिल्कुल। है, जो हाँ, आपने शुरू से कहा ना, कि भय मैं ही मतलब बीमार होने कि वाला हूँ। बिल्कुल। जी। नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। जी सर। भय ये होना चाहिए कि हर कागज, हर टेबल, हर हम्म। दरवाजा, हर कुंडी में हम्म। वायरस है। हाँ। मान के चलो ये वायरस है, हर टेबल पे वायरस है, हर कागज पे जो फॉर्म भर रहे हैं उस पे वायरस है, अगर आप किसी से पेन मांगते हैं तो उसमें भी वायरस है। एक तो ये बात।
दूसरी बात है कि मिनिमम टाइम, जरूरी से जरूरी जितना, ये शोध से ये वैज्ञानिक तथ्य है, longer you spend time in a contaminated environment, higher are the chances of infection. Minimum time spend करें, किसी को ना छुए, किसी टेबल पे हाथ ना रखें, अपने हाथों को ऐसे रख लें, जेब में रख लें, कुछ भी कर लें। जी। और जैसे ही आपका काम खत्म होता है, जैसे ही आपका काम खत्म होता है, अगर आपने नोट लिए हैं, कैश लिया है कैशियर से लेके आप किसी कागज में रख लें। मेरी सलाह है कि उसको 2 दिन तक छुए बिना। ओके। तो अगर आपने 2 दिन उसको छुए नहीं और कहीं अलग रख दिया तो अपने आप वो डिकंटेमिनेट हो जाता है। आप जैसे ही बैंक से बाहर निकले, आप सैनिटाइजर अपनी जेब में रखें, सैनिटाइजर को लगाएं हाथ में, 2 बूंद नहीं, 5 से 10 मिलीलीटर सैनिटाइजर होना चाहिए। उसको पूरा ऐसे करके और पूरे वेब्स को साफ करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं जी, कई जी। बार कर चुका हूँ, और पूरा उसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें, उसके बाद आप ठीक है। ये सब आपके बस में है। जो बैंक वालों को करना चाहिए, बैंक में हमेशा एग्जॉस्ट फैन ऑन रहने चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ कोर्स, आई डोंट नीड टू नरेट। हर्ड इम्यूनिटी 2 तरह से होती है राजेश जी। एक तो आदमी बीमार होके इम्यून हो जाए, जी। मतलब एक्सपोज होके, दूसरा वैक्सीनेशन से जी। इम्यून हो जाए। तो ये जो दौड़ चल रही है वैक्सीनेशन की, और 160 कैंडिडेट थे वैक्सीन बनाने की, और रशिया में शुरू भी कर दिया, वो इसलिए है तो नॉट ओनली टू उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बचाना है। जब 70% लोगों इम्यून हो जाते हैं तो ट्रांसमिशन अपने आप स्लो डाउन और नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप ये सोचेंगे, अगर 70% पॉपुलेशन अगर पूरे वर्ल्ड की अगर को इन्फेक्शन हो, जी। तो उसमें से 1 से 3% मर भी जाएंगे ना। जी सर, बिल्कुल। दैट यू ऑब्वियसली डोंट वांट। ओके। और दूसरा ये भी है कि जो डेथ रेट जैसे इटली में 12.5% से भी ज्यादा पहुंच गई थी, और अब वहाँ कम हो गई है। तो ये सब जो हमने जो प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं, इससे हमारी जो डेथ रेट है वो कम हुई है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है विच इज एक्चुअली रिलेटिवली न्यू, जी। जो सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन होती है, वो आपको कितना हैवी डोज वायरस का मिला है उससे भी डिटरमाइन होती है। अगर आप खुले घूम रहे हैं और 2 बंदों ने मास्क नहीं पहन रखा है और फिर इन्फेक्शन हो गया, तो वो हैवी इन्फेक्शन होगा। अगर मास्क पहन रखा है फिर भी खुदा ना खास्ता थोड़ा बहुत वायरस चला गया, जी। इट इज लाइकली टू बी ए माइनर इन्फेक्शन, श्योर। अंडरस्कोरिंग द वैल्यू ऑफ द प्रिवेंटिव एक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी सेड। मैक्टिन जो है ना, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, जी। इसको भी अभी भी एक्सपेरिमेंटल ड्रग माना जाता है। आइवरमेक्टिन एक्चुअली एंटी पैरासाइट ड्रग है, मतलब जो जी। पैरासिटिक इन्फेक्शन, कीड़ों की दवाई जिसको कहा जाए। हम्म। और ये कई बीमारियों में, ट्रॉपिकल यूसिनोफिलिया वगैरह में भी ट्राई की गई है। लेकिन ये जहाँ तक कोविड का प्रश्न है, इसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया है कि ये वायरल रेप्लिकेशन को कम करती है। लेकिन ये भी पता लगा है कि जिस कंसंट्रेशन में ये वायरल रेप्लिकेशन को कम करती है, वो कंसंट्रेशन ह्यूमन बींग्स में अचीव नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता। जी। हमारे पास जब कुछ भी नहीं है, स्पेशली बिगनिंग में, तो एंटीवायरल ड्रग अभी जैसे रेमडेसिविर है, फेविपिराविर का भी थोड़ा सा एविडेंस है, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो आइवरमेक्टिन 2 तरह से काम करती है, एक तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर होती है, और दूसरा ये होती है कि ये वायरल रेप्लिकेशन को स्लो करती है। लेकिन इफेक्टिवनेस इन इन वीवो जिसको कहते हैं, कि पेशेंट्स में कितनी इफेक्टिव होती है, ये हमें अभी नहीं पता। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो इसका जो डोज जो होता है, अगर एवरेज बॉडी वेट जिसका 50-60 किलो होता है, उसका होता है 12 मिलीग्राम पर डे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 days। और अब मुझे पता है कि यूपी गवर्नमेंट ने इसको प्रोफाइल एक्सेस के लिए भी यूज किया है। वो फर्स्ट डे लेना है, 1 वीक बाद लेना है, फिर महीने में 1 टैबलेट जी। उसको कहा गया है। इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है इसके मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा।
पर ये कोई इतनी प्रॉमिसिंग ड्रग नहीं है जितनी रेमडेसिविर या दूसरी एंटीवायरल ड्रग या स्टीरॉयड्स है। पर जहां तक साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इट इज रिमार्केबली सेफ ड्रग। इसके कोई विशेष साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जैसे किसी भी दवाई से गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है हल्का फुल्का, और कोई स्किन रिएक्शन हो सकते हैं, बाकी कोई खास डिफिकल्ट ड्रग नहीं है टू टॉलरेट। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ना, वो ऐसे नहीं है कि आप गए दुकान पे लेके और खा लिया। इट इज, इसकी जी जो भी इंडिकेशन जो आईसीएमआर ने भी दिया है, जी या तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लेते हैं प्रोफाइलैक्सिस के लिए, मतलब प्रिवेंशन के लिए, या फिर उनको लेनी चाहिए जो 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 जिनको जो कॉन्टेक्ट्स है। जैसे घर में एक जने को हो गया या ऑफिस में एक जने को हो गया, और तो आपका पोटेंशियल अगर एक्सपोजर हुआ है, तो 3 हफ्ते के लिए आपको ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेना होता है। पहले दिन 2 गोली दिन में 2 बार 200 मिलीग्राम की, 8वें दिन 1 गोली 2 बार, और फिर 15 दिन 1 गोली 2 बार। जी इसको कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। और ये डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये 8 हफ्ते के लिए रिकमेंड हुई थी। लेकिन हुआ ये कि उस समय किसको पता था कि कोविड 6 महीने चलेगा। जी तो वो डॉक्टर्स वगैरह लंबे टाइम तक भी लेते हैं। लेकिन इसमें सावधानी ये बरतनी है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या हार्ट की तकलीफ है, तो या फिर जो 60 साल से बड़े हैं, उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेने से पहले एक ईसीजी कराना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें एक क्यूटी इंटरवल होता है। अगर वो, क्योंकि इससे सडन सडन डेथ्स भी रिपोर्ट हुई है, क्योंकि हार्ट की इरेगुलरिटी हो जाती है किसी किसी को, बहुत रेयर होती है। डराना नहीं चाहता, आगाह जी करना चाहता हूँ।